हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। ये बीबीसी की न्यूज़ है, जिसको आप गौर से देखिए कि जो रेपिस्ट है उसको बचाने के लिए सरकार ने, जज साहब ने, जिसका रेप हुआ है उसी को जो है ना जेल में डाल दिया। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से वो अपनी स्टोरी बताती है खुद। मेरा नाम खुशी है। 6 जुलाई की रात गैंगरेप के बाद बाहर की दुनिया के लिए यही मेरा नाम है। अभी 10 दिन जेल में काट कर लौटे हैं। हाँ, ठीक सुने आप, गैंगरेप मेरा हुआ और जेल भी हम ही को जाना पड़ा। मेरे साथ मेरे 2 दोस्तों को भी जेल जाना पड़ा, कल्याणी दीदी और तन्मय भैया, जो मेरे साथ हर समय खड़े थे। आगे की लड़ाई में भी वो दोनों मेरे साथ हैं, हमको पता है। उन दोनों को अभी भी जेल में ही रखा है। 10 जुलाई को दोपहर का समय होगा, हमको अररिया महिला थाना जाना था। फिर उसके बाद जज साहब के पास अपना 164 का बयान लिखवाना था। पुलिस वाला बोला धारा 164 के तहत सबको बयान लिखवाना होता है। हम पैदल ही कल्याणी दीदी, तन्मय भैया और कुछ लोगों के साथ अररिया जिला कोर्ट पहुंचे। हम स्कूल में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 22 साल की उम्र में हम बहुत कुछ देखे हैं और उससे सीखे हैं। हम तन्मय भैया और कल्याणी दीदी के घर पर काम करते हैं। उनके साथ एक संगठन से भी जुड़े हैं। इन लोगों के साथ काम करके हमको इतना तो समझ में आ गया कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं और न्याय मिलता है। उस दिन हम बहुत घबराए हुए थे। जज साहब के सामने बयान जो देना था। जब कोर्ट पहुंचे तो हमको नहीं पता था कि वहाँ वो लड़का भी होगा जो हमको उस रात मोटरसाइकिल सिखाने के नाम पर दूसरे लड़कों के पास छोड़कर भाग गया था। हम बुलाते रहे थे मदद के लिए, लेकिन वो नहीं रुका। मेरा दोस्त है, नहीं प्रेमी नहीं, केवल दोस्त। हमको साइकिल चलाना आता है, बहुत अच्छा लगता है साइकिल चलाना। और वो लड़का हमको मोटरसाइकिल सिखाने का वादा किया था। हम सीखना चाहते हैं मोटरसाइकिल। कितना अच्छा लगता है, अपनी मनमर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। कुछ दिन तो अच्छे से सीखे उसके साथ। फिर 6 जुलाई की रात उसी बहाने हमको वो कहीं और लेकर चला गया। उसके बाद तो जो हुआ मेरे साथ, उसी कारण हम कोर्ट में खड़े थे। कोर्ट में उसको जब वहां खड़े देखे, उसकी माँ भी वही थी, तो हम और घबरा गए। मेरे सामने उस रात की सारी बात फिर से चलने लगी। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि हमको उसका सामना नहीं करना पड़ता अदालत में? क्या मेरा बयान अलग जगह पर नहीं लिया जा सकता था? मेरा मन बेचैन हो गया। मन क्या जल्दी से बयान हो और हम उस जगह से निकल जाएं। मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन हमको 3-4 घंटा वहीं गर्मी में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। क्या किसी जगह कुर्सी मिल सकती थी ताकि बैठकर हम अपने बेचैनी पर काबू पा सके, घबराहट पर काबू पा सके? हमको याद आ रहा था कि हम उस रात के बाद कितना परेशान हो गए थे। हम तो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि मेरे साथ क्या हुआ। हमको पता था कि रेप के साथ कितनी बदनामी जुड़ी हुई है। सब परिवार, सारा समाज क्या कहेगा? क्या हमको ही दोष देगा? क्या मेरा साइकिल चलाना, उस शाम उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल सीखना, आज़ादी से घूमना फिरना, संगठन की दीदी लोगों का साथ देना, प्रदर्शन में जाना, क्या इस सब में मेरे रेप की वजह ढूंढेंगे? यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और बहुत कुछ ऐसा हुआ भी। मोहल्ले में लोग बोलने लगे कि ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी साइकिल चलाती है, स्मार्टफोन रखती है। मेरे में ही खोट निकालने लगे। लेकिन मेरी बुआ बोली कि अगर अभी नहीं बोलोगी तो ये लड़के फिर तुमको परेशान करेंगे। हमको भी लगा कि मेरे साथ ये हो गया, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। कल्याणी दीदी और तन्मय भैया, जिनके घर हम काम करते हैं, वो भी बोले कि हमको पुलिस केस करना चाहिए। हम हिम्मत किए। इतना झेल लिए हैं तो और भी झेल लेंगे। लेकिन कोर्ट में उस दिन घंटों इंतजार करते हुए और उस लड़के को सामने देखकर हम बहुत घबरा गए। आप होते तो आपको कैसा लगता? इन 4 दिन में हम कितनी बार तो रेप की रात की कहानी पुलिस को बताए होंगे। कई बार तो हमको ही इस घटना का जिम्मेदार बताया गया। एक पुलिस वाला मेरा पूरा मामला सबके सामने पढ़ दिया। इसके बाद जिसके खिलाफ हम शिकायत लिखवाए थे, उसके परिवार वाले हमसे बात करने की कोशिश करने लगे। यहां तक बोले कि शादी कर लो। हम पर इतना दबाव आने लगा कि हमको लगा हम बीमार पड़ जाएंगे। अखबार में मेरा नाम, मेरा पता, सब कुछ छाप दिया गया। क्या कोई नियम नहीं है जो इस सब से हमको बचा सकता था? क्यों बार बार रेप की बात बतानी पड़ी? क्यों सब कुछ मेरे बारे में सबके सामने बताया जा रहा था? ऐसा लग रहा था कि पूरा मोहल्ला, समाज, सब जो हमको जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, सब कुछ मेरे बारे में जान गए।
जिस बदनामी का डर था वो हो रहा है। अदालत में उस दिन भी हमको पेशकार बोले, चेहरा से कपड़ा हटाओ। मेरा चेहरा देखते के साथ बोले, अरे हम तुमको पहचान गए, तुम साइकिल चलाती थी ना, हम बहुत बार तुमसे बोलना चाहते थे, तुमको टोकना चाहते थे पर नहीं बोले। हमको नहीं पता पेशकार हमको क्या बोलना चाहते थे। कोर्ट में लंबे इंतजार के बाद हमको जज साहब अंदर बुलाए। अब कमरे में केवल हम और वो थे। हम कभी ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं। क्या होगा, क्या करना होगा, क्यों यहाँ कल्याणी दीदी और तन्मय भैया नहीं है, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। जज साहब पूरी बात सुने और साथ में लिखे भी। फिर वो जो लिखे थे हमको पढ़कर सुनाने लगे। उनके मुंह पर रुमाल था। जो वे मेरा बयान सुना रहे थे हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम सोच रहे थे क्या जो हम बोले हैं वही लिखा है। हम बोले, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप रुमाल हटा कर बताइए। जज साहब रुमाल नहीं हटाए लेकिन फिर मेरा बयान सुनाए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। फिर हमको जज साहब उस बयान पर साइन करने के लिए बोले। हम भले ही स्कूल नहीं गए लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि जब तक बात समझ में नहीं आए किसी कागज पर साइन नहीं करो। हम मना किए। हम फिर बोले, हमको समझ में नहीं आया, कल्याणी दीदी को बुला दीजिए, वो पढ़कर सुना देंगी, हम समझ जाएंगे और साइन कर देंगे। जज साहब आग बबूला हो गए। कहे, क्यों, तुमको हम पर भरोसा नहीं है? बदतमीज लड़की, तुमको कोई तमीज नहीं सिखाया है? मेरा दिमाग एकदम सुन्न था। हम कुछ गलत बोले क्या? हम बोले, नहीं सर, हम आप पर भरोसा करते हैं लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई नियम नहीं जिसकी मदद से हमको जितनी देर तक बयान समझ में नहीं आ रहा हो हमको समझाया जाए? हम इतना डर गए थे। हम साइन कर दिए और बाहर भाग गए कल्याणी दीदी के पास। जज साहब तब तक अपने दूसरे कर्मचारी और पुलिस को कमरे में बुला लिए थे। फिर वो कल्याणी दीदी को बुलाए। कल्याणी दीदी और हम अंदर आए। जज साहब अब भी गुस्से में थे। हम और कल्याणी दीदी उनसे माफी भी मांगे, फिर भी हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था। हमको बार बार बदतमीज लड़की बुलाया जा रहा था और जज साहब कल्याणी दीदी से कह रहे थे, तुम लोग इसको तमीज नहीं सिखाए हो। हमको लगा कि काश जज साहब हमारी बात सुनते। कल्याणी दीदी और तन्मय भैया ने भी जज साहब को अपनी बात कहने की कोशिश की। वो दोनों बोले कि अगर खुशी को बयान समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर से पढ़कर बयान सुनाया जाना चाहिए। जज साहब ने कहा, इतना काम है यहाँ दिखता नहीं है। हम अगर गरीब नहीं होते तो मेरी बात सुनी जाती ना। हमारी आवाज तेज है, शायद हम ऊंचा बोलते हैं। क्या मेरा ऊंचा बोलना गलत था? हम जज साहब को बोले कि जब तक बयान समझ में नहीं आएगा हम साइन नहीं करेंगे। क्या कानून में मेरा ये कहना गलत है? उस कमरे में इतना शोर था कि हमको पता चल गया था कि अब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। वही हुआ। हम, तन्मय भैया और कल्याणी दीदी वहीं खड़े थे। हम लोगों का वीडियो बनाया जाने लगा और बताया गया कि हम सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा रहे थे, इसीलिए हम लोगों को अब जेल जाना होगा। हम सोचे कि जब इतना झेले हैं तो ये भी सही, जेल जाएंगे। हमको 10 दिन बाद बेल मिल गई, लेकिन जो मेरे साथ खड़े थे उनको अब तक जेल में रखा गया है। हमारे खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें लिखा है कि हम लोग गाली दिए, बयान का कागज फाड़ने की कोशिश किए। जज साहब क्या हमारी बात सुन सकते थे? हम केवल न्याय चाहते हैं। हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं।